हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो जहाँ से हमने छोड़ा था वो सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। सेकंड सिस्टम जो कि हमारा मेजर सिस्टम है उसको हम कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल रिलीज ड्रग सिस्टम जो है इसमें हम कहते हैं कि ये रिलीज करता है ड्रग को एट अ कांस्टेंट रेट, या ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एट प्री डिटरमिन्ड रेट रिलीज करता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी कि एक टाइम हमने 24 घंटे रख दिया इसका, तो 24 घंटे में इसने एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रिलीज करनी है एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। यानी कि उसने 10 मिलीग्राम ड्रग रिलीज करनी है, ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग है। प्री डिटरमिन्ड रेट यानी कि उसने ये एट अ टाइम यानी कि 2 घंटे में उसने 10 मिलीग्राम ड्रग रिलीज कर देनी है। तो एवरी 2 आवर्स पे वो 10 मिलीग्राम ड्रग रिलीज कर देगा, रिगार्डलेस कि उसमें 100 मिलीग्राम है या उसमें 2000 मिलीग्राम है, 2000 मिलीग्राम है, किसी पे कोई कंसर्न डिपेंडेंसी नहीं है। उसने स्पेसिफाइड इतनी ही अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रिलीज करते रहना है। इसको हम कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग सिस्टम। तो ये जो रिलीज रेट हमने रखा हुआ होता है कंट्रोल रिलीज में, वो एक्चुअली एलिमिनेशन रेट होता है फ्रॉम द बॉडी। तो जितना बॉडी से ड्रग एलिमिनेट कर रही है उतनी हमने ड्रग रिलीज करनी होती है। इतनी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो तो हम उतनी ही ड्रग रिलीज कर दें ताकि वो बॉडी से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो हमारी थेरापेटिक विंडो है उससे बाहर ना आए। तो वो जो है के एलिमिनेशन, के सीवीडी हम कहते हैं, सीपीवीडी, के सीपीवीडी होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। के एलिमिनेशन लगा लें और सीपीवीडी हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें, सी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमें देता है रेट आउट। अगर हम इतना, ये जितना आता है रेट आउट, इतना हम रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द डिलीवरी सिस्टम, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा कंट्रोल्ड रेट के ऊपर ड्रग रिलीज। तो कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इससे मेंटेन हो जाती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, मिनिमम फ्लक्चुएशंस होती हैं या फ्लक्चुएशंस बिल्कुल भी नहीं होती। फ्लक्चुएशन से मुराद होता है कि पीक्स आए और ट्रफ लेवल आए, पीक और ट्रफ आता रहे, पीक और ट्रफ आता रहे, ये फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती या बहुत मिनिमम फ्लक्चुएशंस होती हैं। कंट्रोल रिलीज जो है वो एक्चुअल थेरापेटिक कंट्रोल देने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक ड्रग की कंसंट्रेशन बिल्ड रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, सेम कंसंट्रेशन जिसको हम स्टडी स्टेट कहते हैं, स्टडी स्टेट बिल्ड रहेगी, जिसकी वजह से थेराप्यूटिकली आप जो एम अचीव करना चाहते हैं वो थेराप्यूटिक मेन कंट्रोल ले लेंगे। तो थेराप्यूटिक कंट्रोल लेने में ये हेल्प करता है। और टारगेटेड टिश्यूज में जो रीच होती है ड्रग, वो एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर रीच हो रही है। तो सिस्टम जो है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सिस्टम कहलाता है। तो ये जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। अच्छा, ये तीसरा जो हमने कहा हुआ है वो एक डिलेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो एंटेरिकोटिक टैबलेट जो है वो एक काइंड ऑफ डिलेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिनको हमने डिजाइन किया था कि वो इतना मॉडिफाई कर दें रिलीज को कि वो इंटेस्टाइन में जाके ड्रग रिलीज करें इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द ड्रग इन द स्टमक। तो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल जो थे वो पॉलीमर बेस्ड बैरियर थे जो कि हमने उनके ऊपर लगाए। तो कोटिंग जो है वो डिले कर सकती थी रिलीज ऑफ मेडिसिन अनटिल कि वो स्टमक को लीव करे। तो वो इसलिए थी कि हम पीएच, जो हार्श कंडीशन थी पीएच की स्टमक में, उसको हम अवॉइड करना चाहते थे, या जो वो इरिटेशन काज करती है विद इन द स्टमक उसको हम अवॉइड करना चाहते थे। तो जैसे एस्प्रीन जो है वो इरिटेट करती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, तो एस्प्रीन जो है उसको हम एंटेरिक कोट कर देते हैं या उनके ऊपर कोट कर देते हैं। तो ये एक डिलेड रिलीज की टाइप थी। ये पुराने डिलेड रिलीज, जो हमारे डिलेड रिलीज हैं उनमें एक अब एक इमीडिएट रिलीज डोज होती है, वो इमीडिएटली रिलीज कर देते हैं इन द स्टमक आल्सो। तो स्टमक में हाफ एन आवर उसने रहना है, बस उससे ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि उसने हाफ एन आवर में सॉल्युबल होगी अब ड्रग, तो वो हाफ एन आवर से ज्यादा स्टे पीरियड नहीं है, इतनी देर में वो इनिशिएट नहीं करती। और क्योंकि हमने ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करना रिपीटेडली, हमने तो उसको 24 आवर्स के बाद करना है या हमने उसको 7 डेज के बाद करना है, तो वो इरिटेशन मिनिमम होगी, मिनिमम इरिटेशन काज करेगा, वो आगे मूव कर जाएगा। जितनी देर में डिलीवरी सिस्टम पड़ा है वो भी 2 घंटे में आगे मूव कर जाएगा, उसमें से 1-2 घंटे के बाद फिर ड्रग रिलीज होगी, वो उसकी डिलेड रिलीज होगी, पहली डिलेड रिलीज होगी। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद एक और रिलीज कर देगा, वो उसकी सेकंड डिलेड रिलीज होगी। फिर 2 घंटे बाद और रिलीज कर देगा, उसकी थर्ड डिलेड रिलीज होगी।
तो इसको हम इस सिस्टम को डिलेड रिलीज सिस्टम कहते हैं। ये हमारा आज का डिलेड रिलीज सिस्टम। इसके अलावा कुछ नेम्स हमने टर्मिनोलॉजीज में यूज किए हैं जिनको हम रिपीट एक्शन टैबलेट एक कहते हैं। रिपीट एक्शन टैबलेट जो है उनको मॉडिफाइड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही है, जिसमें हम रिलीज करते हैं 1 डोज ऑफ द ड्रग इनिशियली फॉलोड बाय सेकंड एंड मोर डोजेस ऑफ ड्रग एट लेटर टाइम। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी इन द डिलेड रिलीज, उनको हम रिपीट एक्शन टैबलेट्स कहते हैं। तो जो आजकल की हमारी डिलेड रिलीज है इनको हम रिपीट एक्शन टैबलेट कहते हैं। तो ये रिक्वायर्ड डोजेज इनिशियली दे देते हैं और उसके बाद रिपीटेड डोजेज से प्लाज्मा लेवल मेंटेन रखते हैं। कंट्रोल रिलीज भी इसी में क्लासिफाइड है, सस्टेन रिलीज भी इसी में क्लासिफाइड। और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ड्रग प्रोडक्ट भी किसी का नेम होता है जिसमें ड्रग की जो रिलीज है वो लंबे अरसे के लिए हमने यानी कि लंबे अरसे के लिए ड्रग रिलीज करती रहती है। ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कन्वेंशनल से वो लंबे अरसे के लिए एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। अच्छा, तो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज जो है वो प्रिवेंट करती है रैपिड अब्जॉर्प्शन को भी, तो वो डिसोल्यूशन रेट को स्लो कर सकती है। तो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, एक्सेप्ट के पीक जो है वो डिलेड हो जाती है, उससे डिले हो जाती है, जैसे मैंने आपको कर्व में दिखाया था। तो इसको हम प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कहते हैं। अच्छा, कमिंग टू अब द नॉर्मली वो टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस करें जिसपे हम डिफरेंट लिखी भी होती हैं, ये टैबलेट्स के ऊपर लिखी होती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज का वर्ड लिखा होता है, एक्सएल लिखा होता है, एसआर लिखा होता है सस्टेन रिलीज, एमआर लिखा होता है मॉडिफाइड रिलीज, इसी तरह से सीआर लिखा होता है वो कंट्रोल्ड रिलीज। ये टर्म्स हैं, ये हमने रिपीट एक्शन आरए लिखा होता है, एलए लिखा होता है, लॉन्ग एक्टिंग ऐसा वर्ड लिखा होता है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये इन्हीं में टर्मिनोलॉजीज में हम ये सस्टेन कंट्रोल के लिए। अच्छा, अब कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग हमें रिक्वायर्ड है दैट विल मेक आवर सिस्टम दैट मेक सस्टेन रिलीज अ प्रॉपर कैंडिडेट एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो वो जो ड्रग प्रॉपर्टीज रेलिवेंट है टू मेक अ सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन और टू मेक सस्टेन रिलीज अ कैंडिडेट ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो हमने डिस्कस करनी है। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो जरूरी हैं टू बी फोकस्ड बिफोर डिजाइनिंग अ सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज सिस्टम। तो डिजाइन क्योंकि उन प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हम अगर वो प्रॉपर्टीज को ना रखें, इन फोकस ना करें, तो वो फिर आपका डिलीवरी सिस्टम फेल हो जाएगा, सस्टेन रिलीज बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हमने जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं और एक को हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल से मुराद है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सिस्टम के साथ एक्चुअली हैपन होगा या ड्रग के साथ जो होगा वो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और फिजिको केमिकल जो सिस्टम जो ड्रग है या ड्रग के साथ जो एसोसिएटेड सिस्टम है, इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आगे जाके सिस्टम के अंदर मॉडिफाई होती हैं, सिस्टम मॉडिफाई करते हैं, वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं मॉडिफाइड रिलीज को, ये डिवाइड किए हुए हमने 4 कैटेगरीज में। तो नंबर 1 इसको हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। नंबर 2 जो है उसको हम उसकी एक्वस सोलबिलिटी पार्टीशन एक्वस सोलबिलिटी पीके आयोनाइजेशन कहते हैं। थर्ड जो है उसको हम पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं। फोर्थ जो है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मैंने आपको 2 या 3 में इसको यहाँ पे क्लासिफाई करके लिखा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में हमने कहा है कि बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हम कंसिडर करते हैं वो जो कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ एक्चुअली बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है। तो नॉर्मली तो हाफ लाइफ 3 तरह की होती हैं। एक हाफ लाइफ है जो कि अब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ है कि कितनी देर में हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ है कि कितनी देर में जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जितनी टाइम में वो हाफ ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट है। फिर एक एलिमिनेशन हाफ लाइफ है कि वो ड्रग कितने टाइम के बाद वो ड्रग एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन टी हाफ की बात कर रहे हैं।
तो गोल हमारा जो होता है सस्टेन रिलीज का कि वो हम थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन कर सकें फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अ टाइम। तो इसके लिए फिर हमें चाहिए होता है कि वो डिलीवरी सिस्टम उसी रेट के साथ बॉडी में रीच करे जिस रेट के साथ वो एलिमिनेट हो रहा है। तो एलिमिनेशन जो है वो एक्चुअली हम डिटरमिन करते हैं बाय एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो एक सिस्टम जिसकी वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होगी वो जल्दी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसकी हमें दोबारा जल्दी रीडोजिंग उसकी जरा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तो उस जो सिस्टम जल्दी शॉर्ट हाफ लाइफ का है उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इस तरह जो सिस्टम लॉन्ग हाफ लाइफ का है उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी कि एक सिस्टम जिसकी हाफ लाइफ जो है 15-16 आवर्स है, 24 आवर्स है एलिमिनेशन हाफ लाइफ, तो उसको हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करें। तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी तो हमने रिड्यूस करनी है उनकी जिनकी हाफ लाइफ जरा शॉर्टर है। तो शॉर्टर हाफ लाइफ है तो वो डोजिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो उनको हमने रिड्यूस करना है। लेकिन उसमें भी फिर दो फैक्टर्स आते हैं कि शॉर्टर कितनी होनी चाहिए और कितनी को हम शॉर्ट समझते हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ कितनी है। शॉर्ट हाफ लाइफ को अगर हम कहें कि शॉर्ट हाफ लाइफ जो है वो अगर शॉर्ट हाफ लाइफ जो है वो लेस देन 2 आवर्स है, तो फिर शॉर्ट हाफ लाइफ लेस देन 2 आवर्स है तो हमें इसका मतलब है कि वो बहुत ही शॉर्टर है। तो बहुत ही शॉर्टर होने की वजह से हमें उसकी मल्टीपल डोजिंग इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इन द सेम डिलीवरी सिस्टम के वो 24 घंटे के लिए रहे। तो अगर हमें उसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल डोजिंग एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी तो फिर वो सूटेबल नहीं रहेगा कैंडिडेट फॉर सस्टेन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। क्योंकि एक तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग, अगर वो हमें 6 डोजेज देनी पड़ती थी तो 6 डोजेज में से 4 डोजेज तो हमें उसके अंदर पैक करनी पड़ेंगी। और अगर उसकी डोज 500 या 250 मिलीग्राम है तो 4 डोजेज तो 1 ग्राम से ज्यादा तो डोज बन जाएगी। तो वो डोज पॉसिबल नहीं है देना एक सस्टेन रिलीज, तो वो कैंडिडेट नहीं रहा। तो जैसे फिर कैंडिडेट नहीं है, फ्रोसिमाइड नहीं है, लीवोडोपा नहीं है, ये पुअर कैंडिडेट है। सेकेंडली जिनकी हाफ लाइफ जो है फिर 8 आवर्स से ज्यादा होती है वो भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं रहते, क्योंकि वो 8 आवर्स से ज्यादा है तो उनको हमें दोबारा एडमिनिस्टर करना नहीं पड़ता, उनकी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होती। जब वो रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी सस्टेन्ड होते हैं, 2 दफा 24 घंटे में ही देना है, तो इसलिए फिर उसकी जरूरत नहीं है। डाइजॉक्सिन, वारफेरिन, फेनेटोइन है, इनकी हाफ लाइफ ज्यादा, हम नहीं एडमिनिस्टर करते, दोबारा से एडमिनिस्टर नहीं करते। अच्छा, तो सिमिलरली अगर ड्रग फिर इस तरह हाफ लाइफ ऑफ 2 to 8 एक विंडो बन गई है कि अगर हमारी ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो बिटवीन 2 आवर्स टू 8 आवर्स है तो फिर ही वो कैंडिडेट है फॉर सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज। अगर उसकी हाफ लाइफ जो है वो लेस देन 2 आवर्स है फिर भी वो कैंडिडेट नहीं होगा, और अगर उसकी हाफ लाइफ 8 आवर्स से ज्यादा है तो वो भी कैंडिडेट नहीं होगा। तो फिर हम जब सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे तो हम उसमें से एक फैक्टर हाफ लाइफ भी लेंगे कि हाफ लाइफ उसकी इस विंडो के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक दूसरा फैक्टर है जिसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अब्जॉर्प्शन एक प्राइमरीली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी ड्रग ने जब वो बॉडी के अंदर जाना होता है, यानी कि वो ड्रग रिलीज हमने कराई है, तो उसका अल्टीमेट एम जो होता है कि उसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करना है। तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करने के लिए जो एक बैरियर होता है दरमियान में, वो अब्जॉर्प्शन होता है। अगर ड्रग अब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं बन सकती। अगर ड्रग अब्जॉर्ब कर सकती है तो वो फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक अब्जॉर्प्शन को भी हम कंसिडर करें कि ड्रग अब्जॉर्ब होती है या नहीं होती। तो अगर हम कहें कि अब्जॉर्प्शन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। अब्जॉर्प्शन एक्चुअली प्लेज अ मेजर रोल इन डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आइडियल सस्टेन रिलीज कंट्रोल रिलीज सिस्टम वो होना चाहिए इस बेस के ऊपर, क्योंकि अब्जॉर्प्शन एक पैरामीटर है, तो वो होना चाहिए आइडियल सस्टेन कंट्रोल रिलीज सिस्टम जिसमें उसका जो ड्रग का रेट ऑफ रिलीज है वो बहुत कम होना चाहिए टू इट्स रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अगर वो बहुत कम है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन से तो फिर ही वो सस्टेन कंट्रोल रिलीज रहेगा, अदरवाइज वो सस्टेन कंट्रोल रिलीज नहीं रहेगा। यानी कि अगर उसका रिलीज कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा है और अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट बहुत कम है तो वो फिर गुजर जाएगी अब्जॉर्प्शन के फेज से, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो इमीडिएट रिलीज की तरह की होगी। तो वो ड्रग जो कि जिसका अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रिलीज रेट कांस्टेंट, तो वो सस्टेन्ड रिलीज कहलाएगी।
हमारा सस्टेन्ड रिलीज में जो हमने सस्टेन्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम में अचीव करना होता है, हमारा रिलीज रेट उसके अब्जॉर्प्शन रेट से कम होना चाहिए। तो ये हमारा एम होता है। अच्छा, तो अब्जॉर्प्शन टाइम अगर हम कंसीडर करें जीआईटी में, हम जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में जो अब्जॉर्प्शन है हम कहते हैं ज्यादातर वो इलियम तक रहती है। तो इलियम तक अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से टाइम काउंट कर लें तो वो तकरीबन 12 घंटे बनते हैं। तो ओरल कैविटी का निकाल देते हैं हम, थोड़ा सा स्टमक का भी हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो वो 8 से 12 घंटे बनते हैं। तो तकरीबन 8 घंटे तक वो अब्जॉर्प्शन साइड पे रहता है, या वो मैक्सिमली 12 घंटे तक अब्जॉर्प्शन साइड पे रहता है। तो हम 12 घंटे का रिटेंशन टाइम समझ, 8 से 12 घंटे की एक विंडो समझ लेते हैं कि तकरीबन इतने देर वो अब्जॉर्प्शन विंडो में रहता है, अब्जॉर्प्शन उसकी रहती है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, तो वो तकरीबन बनती है 3 to 4 आवर्स हाफ लाइफ बनती है, अब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ 3 to 4 आवर्स है, जिसमें ड्रग हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि अगर 8 to 12 आवर्स टोटल टाइम है तो 3 to 4 आवर्स उसकी हाफ लाइफ होगी कि 3 to 4 आवर्स में वो हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ तकरीबन 3 to 4 बनती है। इससे अगर हम इसका रेट कांस्टेंट निकालें, क्योंकि हमने तो एम बनाया कि अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट से रिलीज कांस्टेंट को कम होना चाहिए, तो हम डिजाइन करेंगे जिसमें फिर रिलीज कांस्टेंट उससे कम हो। अगर हम उसका रेट कांस्टेंट निकालें तो 3 to 4 आवर्स में अगर वो हाफ ऑफ द ड्रग डिजोल्व होनी है, अब्जॉर्ब होनी है, तो फिर वो डिलीवरी सक्सेसफुल है। अदरवाइज अगर वो इतनी देर में अब्जॉर्प्शन विंडो से गुजर गई, ड्रग ही सिस्टम ही गुजर गया, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ये अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट जो बनता है वो तकरीबन 0.17 से 0.23 पर आवर बनता है। अगर इतना अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट हो तो 80 to 95% ड्रग अब्जॉर्ब हो जाती है ऑन एन एवरेज। ये बात की है, अगर 0.17 से 0.23 पर आवर तक हमारा अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट हो तो फिर वो ड्रग जो है वो 80 to 95% ड्रग अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसके लिए इसको फिर हमें अगर सस्टेन कंट्रोल बनाना है तो हमारा अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की जगह इतना हमारा मैक्सिमम इतना हमारा रिलीज रेट कांस्टेंट होना चाहिए। तो रिलीज रेट कांस्टेंट अगर इतना होगा तो ही ड्रग अब्जॉर्ब कर सकती है, अदरवाइज वो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, नहीं तो वो फिर 80 से 95% से कम अब्जॉर्ब करेगी। तो हमें रिलीज रेट को इस रेट के अब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है। अच्छा, इस तरह कंपाउंड्स जिनकी लो अब्जॉर्प्शन रेट होता है, ट्रूली वो अब्जॉर्प्शन रेट पहले ही लो है उनका, तो वो आप चाहे बहुत ज्यादा डोज भी दे दें तो वो थोड़ा थोड़ी ड्रग ही अब्जॉर्ब होगी, तो वो इनहेरेंटली सस्टेन्ड या कंट्रोल रिलीज ही कहलाएंगे। उनको हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिनकी बहुत ज्यादा कम अब्जॉर्प्शन रेट है उनकी अब्जॉर्प्शन रेट को मॉडिफाई करने की जरूरत है, रिलीज को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिनकी फिर दूसरी ऐसी ड्रग्स जिनकी अब्जॉर्प्शन फेज लिमिटेड होता है, यानी कि वो ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब करती है एक ड्रग स्टमक में अब्जॉर्ब करती है, एक ड्रग जो है सिर्फ जिजनम में अब्जॉर्ब करती है, तो उनका एक लिमिटेड अब्जॉर्प्शन फेज है। अगर हम एक डिलीवरी सिस्टम बना देते हैं जो 12 घंटे तक ड्रग रिलीज करता है या 24 घंटे में ड्रग रिलीज करता है, तो जब वो 12 घंटे 8 घंटे तक तो वो जिजनम में रही है, ड्यूडेनम में वो 6 घंटे तक रही है, 6 से या 8 घंटे से ऊपर चली जाएगी तो उस वक्त जो भी ड्रग रिलीज करेगी वो तो अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अब्जॉर्प्शन विंडो ही पास कर गई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम उन डिलीवरी सिस्टम का जिनकी अब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफाइड विंडो में होती है उनको फिर हम नहीं किसी भी तरह सस्टेन कंट्रोल नहीं बना सकते, या फिर अगर हम उनको सस्टेन कंट्रोल बनाएंगे तो फिर हमें उनको उस एरिया में रिटेन भी रखना होगा अब्जॉर्प्शन साइड पे। तो इसके लिए हमारी जो एक अप्रोच है नेक्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है वो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, GRDDS कहते हैं। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मुराद है कि ये डिलीवरी सिस्टम जो है वो गैस्ट्रिक कंडीशन में रिटेन रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये गैस्ट्रो रिटेंटिव कहलाएगा। एडिशनली ये सस्टेन कंट्रोल्ड भी होगा, तो ये डिलीवरी भी देगा एट अ कंट्रोल्ड रेट, रहेगा भी स्टमक गैस्ट्रिक कंडीशन में यानी कि स्टमक में रहेगा, और डिलीवरी भी स्लो देगा। तो इसकी टाइप्स में आते हैं फ्लोटिंग सिस्टम या बायोडेसिव सिस्टम। तो ये फ्लोटिंग जो है वो फ्लोट करता रहता है विद इन द GIT, विद इन द स्टमक। जब वो फ्लोट करता रहेगा तो वो मूव नहीं करेगा, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट्स हैं वो उसको अफेक्ट नहीं करेंगी, तो वो फिर डिलीवरी सिस्टम पास नहीं करेगा फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको गैस्ट्रो रिटेंटिव कहेंगे।
बायोएडहेसिव जो कि एडहियर कर जाता है टू द वॉल्स ऑफ द स्टमक, उसको बायो एडहेसिव हम कहते हैं। तो अगर वो एडहियर कर जाए टू द वॉल्स ऑफ स्टमक, तो वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा गैस्ट्रोरिटेंटिव है। दूसरी बात मैंने आपसे ये शेयर की कि हम उसका सिमिलरली अगर उसकी एब्जॉर्प्शन लो है तो हम उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए पेनिट्रेशन इन्हांसर यूज करते हैं। पेनिट्रेशन इन्हांसर जो है वो केमिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर होते हैं, तो मॉडिफाई कर देते हैं स्किन को ही, उस एरिया को ही, यानी कि स्टमक की उस म्यूकोजा को ही मॉडिफाई कर देते हैं जिससे ड्रग अब्जॉर्ब होनी होती है। तो ड्रग अब्जॉर्ब होती रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, या हो जाती है, जितनी भी ड्रग रिलीज करती है उतनी हो जाती है इमीडिएटली, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन रेट हमने इंक्रीज कर दिया। लेकिन ये इन्हांसर जो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी भी काज कर सकते हैं। तो इसलिए इनका यूज थोड़ा सा केयर के साथ या लिमिटेड होता है, लिमिटेड करना होता है। लास्ट फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं वो मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक प्राइमरीली फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है हमारी ड्रग रिलीज को। तो टू एरियाज होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या कंसर्निंग होते हैं। वो एक मेटाबॉलिज्म होता है, रिलेटिवली मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें से एक जो कि लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और एक वो जो कि जीआईटी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। एक जिसको हम कहते हैं कि वो फर्स्ट पास इफेक्ट है, और एक जिसको हम कहते हैं कि वो जीआईटी का गट जो है, गट म्यूकोजा जो है वो उसको कर देता है। तो ये टू एरियाज ऑफ कंसर्न होते हैं कोई भी डिलीवरी सिस्टम जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उन दो एरियाज को हमने जरा ऐसे क्लासीफाई किया। नंबर वन, अगर ड्रग जो है वो क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन दी जा रही है, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं, यानी कि लॉन्ग लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन लाइफ लॉन्ग डिजीज है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो है वो लॉन्ग लाइफ डिजीजेज हैं, इसी तरह डायबिटीज लॉन्ग लाइफ डिजीज है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, और उनकी कोई कैपेसिटी है कि वो किसी ना किसी एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं या किसी ना किसी एंजाइम को, एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं। तो एंजाइम की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम की वर्किंग को इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम की वर्किंग को इंड्यूस कर दें, उसको बढ़ा दें, उसको ऑगमेंट कर दें। ये जो है वो ड्रग्स फिर जब वो ऑगमेंट कर देती हैं तो वो किसी ना किसी और डिलीवरी सिस्टम जो उसके साथ ड्रग दी जा रही होती है, वो कोई और ड्रग की मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती हैं, उसकी इनएक्टिविटी कर देती हैं, या वो अपने ही एंजाइम को इंड्यूस कर रही होती है, तो वो अपने ही मेटाबॉलिज्म ज्यादा करती है, या अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है तो अपनी ही टॉक्सिसिटी रीच करवा देती है। तो ऐसी ड्रग्स जो फिर क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देनी है और उसको हमने सस्टेन कंट्रोल रिलीज बनाना है, और वो एंजाइम इंड्यूस करती हैं या इनहिबिट करती हैं, तो वो पुअर कैंडिडेट ऑफ सस्टेन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगा, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म ब्लड लेवल नहीं रहेगा। जब कोई भी उन्होंने इंड्यूस कर दिया तो उस वक्त वो ड्रग जो है वो ज्यादा कम आना शुरू हो गया, सब थेरापेटिक लेवल में हो गई है। जब वो इनहिबिट हो गया है फॉर एग्जांपल, या नॉर्मल है, इंड्यूस नहीं किया गया, तो उस वक्त वो उसमें थोड़ी सी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इस तरह से ये एक फैक्टर होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन को। सेकेंडली, ऐसी ड्रग्स जो फर्स्ट पास इफेक्ट से जाती हैं, उनकी भी फिर ब्लड लेवल जो है वो वेरिएबल होता है, यानी कि वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम की सैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक ड्रग जो है वो एक क्वांटिटी में रिलीज हुई है और इतने एंजाइम्स अवेलेबल हैं वहां पे उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, तो एंजाइम की सैचुरेशन से पहले ही वो जो एंजाइम अवेलेबल हैं उनको मेटाबोलाइज कर देगा। तो वो ड्रग जो है वो अब सूटेबल नहीं रहेगी फॉर सिस्टेमिक में एक्शन के लिए, थेरापेटिक एक्शन के लिए सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो मेटाबोलाइज होगी। तो इसलिए सस्टेन रिलीज डिफिकल्ट हो जाएगी ऐसी टैबलेट की जिसमें हमने पहले ही उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन कम कर देनी है। तो इतने एंजाइम तो पहले ही होंगे इतनी कम कंसंट्रेशन के, तो सारी की सारी ड्रग मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये कैंडिडेट नहीं रहेगी हमारी सस्टेन कंट्रोल रिलीज। अच्छा, ड्रग्स जो कि अब्जॉर्प्शन से पहले सिग्निफिकेंटली मेटाबोलाइज होती हैं, वो ड्रग्स यानी कि वो इंटेस्टाइन में हो, ये एक फैक्टर जो था हमारा वो ये है कि वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में हो, तो वो भी बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज कर देती है। तो अगर वो स्लो रिलीजिंग ड्रग स्लो रिलीजिंग सिस्टम में से होगी तो वो जो मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट होगा, तकरीबन सबके सब का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो वो मेटाबोलाइज होके वो उससे
मेटाबोलाइज हो जाएंगी, इसलिए वो सस्टेन रिलीज का कैंडिडेट नहीं रहेंगी। तो ज़्यादातर जो इंटेस्टाइनल वाइल एंजाइम्स होते हैं ये सैचुरेबल होती है, तो लो ड्रग की रिलीज जो है अगर हम देंगे तो वो एंजाइम्स सैचुरेट नहीं हो रहे होंगे, वो सारे के सारे एंजाइम फ्री भी होंगे जो कि जितनी भी ड्रग होगी वो उसको मेटाबोलाइज कर देंगे। लेकिन जब इमीडिएट रिलीज हम देते हैं तो उसमें यही होता है कि एंजाइम की एक सैचुरेशन लेवल होता है, तो वो जितनी ड्रग को सैचुरेट हो जाती है, जब ड्रग की कंसंट्रेशन एक एंजाइम के साथ लग जाती है तो एंजाइम की सैचुरेशन आ जाती है, उसके बाद और एंजाइम अवेलेबल नहीं होता ड्रग को मेटाबोलाइज करने का। लेकिन ड्रग तो और ज्यादा आ रही होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो उसमें पोर्टल सर्कुलेशन से स्टमक लिवर में आ रही होती है, तो लिवर फिर ओवर जो कंसंट्रेशन होती है उसको एलिमिनेट कर देता है बॉडी में से, यानी कि उसको फिर एलिमिनेट कर देता है लिवर में से एलिमिनेट करने से बाद उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाती है वो, तो वो फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है। तो ये इमीडिएट रिलीज के लिए तो प्रॉब्लम नहीं थी, ये हमारे सस्टेन्ड रिलीज की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ड्रग रिलीज जो है वो मेटाबॉलिज्म की बेस के ऊपर इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करनी है। तो ये हमारे 3 बेसिक बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम अपना डिलीवरी सिस्टम जो है वो डिजाइन करते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर हमारे ड्रग के अगेंस्ट जा रहा है तो फिर हम वो वाली ड्रग को सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज के लिए नहीं डिजाइन करेंगे। If these 3 are suitable means a summary of the biological factors, तो उनमें से अगर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग अगर 2 आवर्स से ज्यादा है और 8 आवर्स से कम है तो फिर वो कैंडिडेट है फॉर सस्टेन कंट्रोल रिलीज, अदरवाइज वो कैंडिडेट नहीं है सस्टेन कंट्रोल रिलीज का। सेकेंडली अब्जॉर्प्शन, अगर उसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन 0.17 से 0.23 पर आवर तक है अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, और हमने रिलीज कांस्टेंट उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया तो वो ड्रग अब्जॉर्ब हो जाएगी, अदरवाइज वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर उसका लो अब्जॉर्प्शन है, लो पेनिट्रेशन है, तो हमें उसको पेनिट्रेशन एनहांसर के साथ उसकी पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी है, या फिर अगर वो एक लोकलाइज्ड एक्शन देती है किसी एक जगह पे तो हमें उसको वहां पे उसी एरिया में लोकलाइज करना है, हमने उसी एरिया में उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके लिए हमने गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना लेना है, तो वो उसकी उस वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये अब्जॉर्प्शन। तीसरा फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है वो जो ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं इन द ल्यूमन ऑफ द जीआईटी या वो मेटाबोलाइज होती हैं फर्स्ट पास इफेक्ट से, वो ड्रग्स पुअर कैंडिडेट हो जाती हैं फॉर सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज, क्योंकि जितनी भी ड्रग रिलीज करेंगे वो लेसर अमाउंट होगी और उतने एंजाइम अवेलेबल होंगे या उतना मैकेनिज्म अवेलेबल होगा जीआईटी में भी ल्यूमन में, तो वो सारी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगी। तो इसलिए जो ड्रग्स जहाँ पे मेटाबोलाइज होती हैं उनको हम नहीं दे सकते। ऐसी ड्रग भी नहीं हम दे सकते जो किसी ना किसी एंजाइम को इंड्यूस कर दे या किसी भी एंजाइम को वो एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट कर दे। तो ऐसी ड्रग की क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन हम सस्टेन रिलीज क्रॉनिक की देनी है तो सस्टेन रिलीज हम उनकी भी नहीं देंगे। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम सस्टेन रिलीज, बायोलॉजिकल 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम सस्टेन रिलीज डिजाइन करते हैं। तो जज़ाकल्लाह बच्चों, ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। तो इंशाल्लाह कल यानी कि मंडे को दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।